वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी का जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अंतर्निहित मानी जाती है? तो यह माना जाता है अनुच्छेद 19 का ए के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान में अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत माना जाता है। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता और अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा से संबंधित है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1928 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन यह 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका साइमन गो बैक के नारे के साथ विरोध किया गया। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज पर हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो वह नहर का नाम है स्वेज नहर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्वेज नहर मिस्र में स्थित है और यह यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो उस नियम का नाम है दोस्तों प्रथम नियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति में है तो वह वैसी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। न्यूटन का दूसरा नियम बल का मतलब F बराबर ma का सूत्र देता है, मतलब बल की परिभाषा बताता है। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताता है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहू असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। रंगाली बिहू वैशाख में, कुंगाली बिहू कार्तिक में और भोगाली बिहू माघ में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था यह अंग्रेजों और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराकर इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का है? तो यह स्थित है बृहस्पति ग्रह में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और मंगल के 2 उपग्रह फोमोस और डिमोस है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार दिवस की घोषणा की थी। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आवेश को मापने की इकाई कूलम्ब है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर और शक्ति की इकाई वाट और विभवांतर की इकाई वोल्ट होता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे ऋषभ देव जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे।
हमारा अगला प्रश्न है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि थाईलैंड में सफ़ेद हाथी को बहुत पवित्र और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लाओस को लाखों हाथियों की भूमि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह लिया गया है जर्मनी के संविधान से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं 352, 356 और 360 का प्रबंध जर्मनी से प्रेरित है। मौलिक अधिकार अमेरिका से और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी उपयोग खगोलीय दूरियों, तारों, ग्रहों की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा का रचना किया गया था अबुल फजल जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबरनामा 3 भागों में है जिसमें जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्रेट निकोबार में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इंदिरा पॉइंट को पहले पैगमेनियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है रक्त को का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो यह होता है वृक्क में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किडनी रक्त में के से अवशिष्ट पदार्थ यूरिया आदि को छानकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालती है। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस युद्ध में बाबर पहली बार तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। इस जीत के साथ भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। D2O। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदन के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है? तो यह 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे 42वें संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कर्तव्य शिक्षा से संबंधित 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है? तो यह जो सीमा है भारत और चीन के बीच की सीमा है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ जो रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी अमेरिका में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हमारा अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध जो है शरीर के हृदय से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पेसमेकर एक छोटा उपकरण है जिसे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए छाती में लगाया जाता है। यह उन मरीजों के लिए जरूरी होता है जिनकी धड़कन अनियमित या धीमी होती है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योगों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है
भारत में के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये हैं सूर्यकांत जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 25 क्वेश्चन पूरा होता है। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।